जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है ड्रीम चेजर एकेडमी। और ये आज हमारा आर्टिकल्स का डे 2 होने वाला है और जिसमें कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 3 के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 2 में हमने पढ़ाई था ये स्टेट्स वगैरह के बारे में, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, इन सब के बारे में। पार्ट 1 में यूनियन स्टेट्स था और पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप वगैरह पढ़ी थी, कैसे कि ली जाती हैं, कैसे प्राप्त करी जाती हैं और कैसे उनका मतलब कि कैंसिल हो जाती हैं वो, ये सब। और आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है 6 फंडामेंटल राइट्स। जो 7वां फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया है अंडर द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको हम फंडामेंटल राइट नहीं बोलते, राइट टू प्रॉपर्टी को हम लीगल राइट बोलते हैं। और बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी। तो हम 1 बाय 1 इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्ट 3 में, जो हमारे आर्टिकल हैं ये 12 to 35 हैं। 12 to 35 1 बाय 1 हम सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता हूं इसमें कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, फंडामेंटल राइट, इनको एक और मतलब नाम से इनको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द नंबर ऑफ मैग्ना कार्टा। तो आपसे ये पूछ सकता है राइट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, या ये पूछ सकता है राइट द नंबर ऑफ मैग्ना कार्टा। दोनों का मतलब सेम है, फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो अब मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं। 12 से लेके 35 तक है, जिसमें फर्स्ट आएगा राइट टू इक्वालिटी। यहां पर हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 सिंपल सा कहता है कि डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, FR का मतलब है यहां पर फंडामेंटल राइट्स, शॉर्ट फॉर्म है ये। और अब मैं आपको आर्टिकल 13 में आता हूं। जैसे कि आर्टिकल 12 में आप देख रहे होंगे डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इस आर्टिकल 30 में है पार्लियामेंट हैज राइट टू, पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स विदाउट चेंजिंग देयर बेसिक स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान रखना। आइए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा अभी। आर्टिकल नंबर 12 कहता है आपका कि डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 12 इतनी सी बात पे खत्म हो जाता है। आर्टिकल 13 में कहता है पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक चेंजेस और मेक अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे आपका मकान है, होम जिसे बोल देते हैं हम। सिंपल सी बात है, ये होम है आपका, ये इसका बेसमेंट है, जिसको हिंदी में नी भी बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बनकर खड़ा हुआ, ये आपका फ्लोर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। तो आर्टिकल 13 को अपने घर से रिलेट करते हैं। अब आपको अपने मकान, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मकान बनाना है, या आपका मकान बना हुआ है, आपको इसमें मतलब कि कुछ करेक्शन करने हैं, जैसे कि किसी कमरे को थोड़ा इधर करना है, किसी को वाइड करना है, किसी की लेंथ ज्यादा करनी है, तो आप नी को तो छेड़ोगे नहीं, आप उसके बेसमेंट जिस पे ऊपर मकान बना वो उसको छेड़ोगे नहीं, उसके ऊपर चेंजेस करोगे। सेम
सिनेरियो यहाँ पर आर्टिकल 13 भी ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स को में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेगा। बेटा ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कहा है वैसा ही रहेगा। उसके ऊपर अगर कोई दिक्कत है, मतलब कि कोई आर्टिकल है, अगर उसका बेसिक जो उसका मौलिक वो है, मूल है, वो उसे नहीं छेड़ेगा। उसके ऊपर जो भी दिक्कत आ रही होगी उसकी वजह से वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आर्टिकल 12 हो गया, 13 हो गया। इसके बाद आपका आर्टिकल 14 to 18 ध्यान रखना। आर्टिकल 14 to 18 आपका इसमें कहता है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी 14 से लेकर 18 के जो आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, इसके अंदर हम राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता, जैसे कि पीपल डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ये सब इन चीज़ों के ऊपर डिवीजन ऑफ सोसाइटीज, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, सब इक्वल है। पूरी मतलब हिंदुस्तान की जनता कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर रखते हुए पूरी इक्वल है। तो ये 14 से लेकर 18 के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि राइट टू इक्वेलिटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं आपको 14 इसे रफ कर देता हूँ, 14 आर्टिकल बता देता हूँ। यहां पर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 इक्वेलिटी, समानता बिफोर लॉ। ये सिंपल सी भाषा में बोले इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी सब समान है, इंडियन फॉरेन सब कुछ, सब लोग समान है। और जो आर्टिकल आपका 15 आ रहा है इसके बारे में बात कर ही रहा था। आर्टिकल 15 a person did not discriminated on the basis of their religion, caste and sex। ये जो आर्टिकल 15 आपका कहता है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स और ये सब इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, यानी बर्थ ऑफ प्लेस, कहां पर वो जन्म हुआ, बर्थ ऑफ प्लेस, ये आपका कहता है आर्टिकल नंबर 15। और इसके बाद हमारा आर्टिकल 16 क्या बात कहता है वो ही बता देता हूं मैं आपको। आर्टिकल 16 आपका कहता है इसमें इक्वेलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई एक स्कीम निकाली है, जैसे कि सुकन्या, ये मतलब आजकल चल रही है, मोदी सरकार ने चला रखी है, सब कुछ, सब जो भी स्कीम करते हैं वो सुकन्या वाली स्कीम है, मतलब कि एजुकेशन स्कीम्स हैं, वो सबको मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन। इस आर्टिकल 16 का मतलब यही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन। यहां पर ये तीनों आर्टिकल मैं आपको बता ही चुका हूं। 14 मैंने आपको बता दिया, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। 15 में आपका है अ पर्सन डज नॉट और डिड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, बर्थ, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस। और 16 के अंदर वो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन। अब इसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 17 के बारे में, कि आपका आर्टिकल नंबर इससे पहले, सॉरी, आर्टिकल नंबर 17 से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं। देयर आर स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि वहां पर थोड़ी अवेयरनेस कम है कुछ इलाकों में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सब में। तो स्पेशल रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही है फॉर SC एंड ST। इसकी फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये आपका आर्टिकल नंबर 16 का 4th पार्ट है, चौथा खंड, जिसमें कहता है कि स्पेशल रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। ये हो चुके हैं यहाँ पे 14, 15, 16 और 16 का 4th पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 17 के बारे में, जो कि अछूत, जैसे कि पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो देखते थे आप लोग ब्रिटिशर्स कैसे करते थे कि
मतलब कि उनसे दूर, हम इंडियंस को कि दूर रहो, एक काफी फेमस वो भी रहा है कोट, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउ। तो उसी को देखते हुए हमने आर्टिकल 17 में लिखा है एबोल्यूशन, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, एबोल्यूशन, खारिज। ये जो प्रथा थी छूने की, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया, यानी सब समान है। आर्टिकल नंबर 17, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आपका आर्टिकल नंबर 17 है, जिसमें कि वो कह रहा है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसमें हम आर्टिकल नंबर 17 में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, और मैं अब आर्टिकल 18 आपको बता देता हूं, जिसमें कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी नो टाइटल, इसमें मतलब कोई वो नहीं है। ये आपको बताता हूं आर्टिकल 18 के बारे में। आपका आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंग्विश शैल बी, मतलब नो टाइटल के बारे में शॉर्ट, मतलब मैं काफी लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको उसे शॉर्ट में बताता हूँ। नो टाइटल का मतलब है एबोल्यूशन, मतलब इस जैसे एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ पे भी एबोल्यूशन ऑफ नो टाइटल, यानी जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि एकेडमिक डिस्टिंग्विश हो जाते थे पहले, कि ये उसका बेटा है, ये जमींदार साहब का बेटा है, तो मतलब कि इक्वल वो मिलेगी आपको, मतलब बिल्कुल प्रेफरेंस मिलेगी एकेडमिक तरीके से सारी। पहले उसमें पढ़ाई पे हक रहता था उच्च उच्च बिरादरी, यानी उच्च कास्ट, अपर कास्ट वालों का। तो अब ऐसा नहीं है, आर्टिकल नंबर 18 में टाइटल को भी एबोलिश कर दिया गया है, जिसमें कि अब सभी वर्ग के लोगों को भी एजुकेशन एकेडमिक प्रेफरेंस दी जाएगी। और अब हम इसमें बात करने वाले हैं अपने आर्टिकल नंबर 19 की। यहां पर मैं आता हूं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 बेसिकली जो है आपका राइट टू फ्रीडम है, आजादी, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर इन्होंने 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की फ्रीडम। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने देश के विरुद्ध, मतलब ज्यादा जैसे देशद्रोह का इल्जाम लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, और इसमें थर्ड है आपका, फर्स्ट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग यानी जैसे कि आप टीवी में देखते ही होंगे, कोई भी हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स वगैरह कुछ भी स्पीच देते हैं तो वो लाइव हो जाता है, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। जैसे कि टीवी पे क्रिकेट लाइव होता है, विभिन्न प्रकार के ये आपके गेम्स वगैरह लाइव रहते हैं। तो इस हिसाब से थर्ड में इन्होंने रखा है फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, और फोर्थ में इन्होंने रखा है फ्रीडम ऑफ पीस, शांति। फ्रीडम ऑफ पीस रखा है इन्होंने, और इन्होंने इसमें इतना ही, ये इस पार्ट 19 आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 4 चीजें रखी हैं। और अब इसमें ये फर्स्ट हो गया, अब मैं आपको इसमें सेकंड बता देता हूं, जिसमें कि सेकंड में इन्होंने क्या क्या रखा है वो बात करेंगे। इसको 17 को पहले रफ कर देता हूं मैं। आर्टिकल नंबर 19 का सेकंड पार्ट, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल 19 का सेकंड पार्ट, फ्रीडम ऑफ कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंस, और आपका पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जो पब्लिक मीटिंग्स विदाउट
आर्म्स। मतलब कि आप पीसफुली, आपको ये आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि आप कहीं भी कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी मीटिंग, कोई भी मतलब कि जागरण, कीर्तन, कुछ भी फेस्टिवल, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स। हथियार के साथ कुछ नहीं करना, हथियारों के लेकर कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं जाना जिससे कि वॉयलेंस हो। कॉन्स्टिट्यूशन में वॉयलेंस के बहुत ज़्यादा खिलाफ रखा है, क्योंकि आज़ादी बहुत कठिन परिश्रम से मिली और उसके बाद भी काफ़ी उसमें वॉयलेशन रहा, मतलब कि झगड़े वगैरह रहे, काफ़ी बलिदान रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ों के खिलाफ है। आप कुछ भी करो लेकिन वॉयलेशन मत करो। और इसमें जो थर्ड आता है, फ्रीडम, फ्रीडम टू मेक यूनियन। मतलब कि आप इसमें थर्ड आता है जो फ्रीडम टू मेक यूनियन, समूह, यानी आपका कोई भी वो बना सकते हैं, जैसे कि छात्र यूनियन हो गई, सम्मेलन होगा, कोई मतलब यूनियन बना सकते हैं आप। वो अगर कुछ भला काम करना चाहते हो और अब 5-7 लोग हो तो उसमें आप यूनियन बना सकते हो, मतलब इकट्ठे होकर, बस उससे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें अब आपका थर्ड के बाद अगर फोर्थ में आ गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप कहीं भी घूम सकते हो, कोई मतलब इधर से उधर कहीं भी जा सकते हो पूरे इंडिया में। इंडिया की जहां तक टेरिटरी लगती है आपकी, वहां तक आप कहीं भी जा सकते हो। फ्रीडम, और उसमें इन्होंने फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, फ्रीडम टू लीव, फ्रीडम टू लीव एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आप कहीं भी रह सकते हो, जहां आपकी मर्जी आए आप वहां रह सकते हो। और इन्होंने सेकंड सिक्स्थ में कहा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो, कहीं पर भी मतलब कि कुछ भी कर सकते हो आप। ये आपका आर्टिकल नंबर 301 में जो है बताया गया है अच्छे से। 301 के अंदर ये अच्छे से डिटेल में बताया गया है। जो जब हम आर्टिकल 301 पर पहुंचेंगे तब मैं आपको ये बात, इसकी बात के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 19 है, देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंस विदाउट टेकिंग आर्म्स एंड एमिनिशंस। और इसमें थर्ड आता है फ्रीडम टू मेक यूनियन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू द टेरिटरी, फ्रीडम ऑफ लिव एनीवेयर इन द इंडिया और अक्रॉस विद इन ए कंट्री, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस शांति बना के रखनी है। और इसको रफ कर दें। इसके बाद 20 आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 20। बच्चों 1-2 दिन से क्लास भी नहीं हो पा रही थी अच्छे से, फैमिली फंक्शन था थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी क्लास में रेगुलरिटी में थोड़ा दिक्कत आ गई। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आगे से हम चीज़ का ध्यान रखेंगे और डेली बेसिस पे क्लासेस को अपलोड कर देंगे। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होगे कि सर कब डालेंगे, लेकिन थोड़ा फैमिली फंक्शन था, आपकी फैमिली में थोड़ी शादी वगैरह रहती होंगी और शादियों का सीजन भी चल रहा है थोड़ा सा। तो हमारी फैमिली में भी एक शादी थी, उसको अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ चीज़ें मैंडेटरी बन जाती हैं कभी कभी लाइफ में, तो आगे से ध्यान रखेंगे। मैं आपको आर्टिकल नंबर 20 के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 20 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ यूनियन इन द ऑफेंस। मतलब कि आप रक्षा कर सकते हैं इसमें, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। जब भी अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो प्रोटेक्शन कर अपनी ले सकते हैं। प्रोटेक्शन से रिलेटेड बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशंस ऑफेंस। ये आर्टिकल नंबर आपका 20 है, जिसमें कि इसमें बताते हैं कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन इन रिस्पेक्ट
ऑफ ऑफेंस। ये आपका आर्टिकल नंबर 20 हो गया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 21 पे, फ्रीडम टू, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में वो आपका क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 में कहता है फ्रीडम टू लिव एंड फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी लिबर्टी। फ्रीडम टू लिव एंड फ्रीडम टू प्राइवेसी लिबर्टी, जीने के आपको पूरा अधिकार है। फ्रीडम टू लिव, प्राइवेसी मतलब कि लिव, और प्राइवेसी लिबर्टी। ये आपको क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्या आपको अधिकार दे रहा है? आप आराम से रहिए, आपकी जो प्राइवेट थिंग्स है, मतलब प्राइवेट चीजें हैं, उनको ज़्यादा पब्लिश ना करिए। आपको पूरा अधिकार है कि फ्रीडम, फ्रीली रहने का और प्राइवेसी मेंटेन करके रखने का। अगर आपकी प्राइवेसी में कोई दिक्कत करता है तो वो मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ ही और शी विल गेट पनिशमेंट। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ अरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ अरेस्ट। इसमें है बिफोर अरेस्टिंग द पर्सन, अरेस्टिंग समवन, वी हैव टू टेल द, मतलब कि किस गुनाह में उसे अरेस्ट कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा। वी हैव टू टेल दी मिस्टेक डन बाय हिम और हर, देन ओनली वी कैन अरेस्ट। तो आर्टिकल नंबर 22 आपका कहता है कंजर्वेशन ऑफ अरेस्ट, यानी अगर आपको किसी को, पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि उसको किस जुर्म में, किस चीज के तहत वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे कानून किसी को आके उठा नहीं सकता। मतलब आप घर में पीसफुली रह रहे हो, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, मतलब कि एकदम डेकोरम मेंटेन करके रह रहे हो सोसाइटी में, और फिर आपको पुलिस उठा ले तो आप लीगली अपनी मतलब आवाज को उठा सकते हो। और यही आर्टिकल नंबर 22 कह रहा है, कंजर्वेशन, यानी अरेस्ट से आपको बचाएगा। अगर पहले उन्हें बताना पड़ेगा, बिफोर अरेस्टिंग समवन दे हैव टू टेल इन विच ऑफेंस दे अरेस्टिंग यू। ये आपका आर्टिकल नंबर 22 हो गया। और 21 में भी एक, हाँ ये आर्टिकल नंबर 22 हो गया, सॉरी आपका। और इसके बाद हम आर्टिकल 23 पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आर्टिकल नंबर 23 में आपका वो कहता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोविजन इन ट्रैफिक ऑफ पीपल एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि जो ट्रैफिक पर लोग ये जो भीख वगैरह मांगते हैं, ह्यूमन बींग्स वगैरह, और फोर्स्ड लेबर, ये मतलब इसके ऊपर सख्त ही है, ये बहुत ही इलीगल है। मतलब इसकी फोर्स्ड लेबर पे, फोर्स्ड बच्चों को काम कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है, चाइल्ड लेबर बनाया जाता है, ये गलत है। और इसके तहत इन्होंने 6 to 14 ईयर्स की जो हमारी सरकार है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ये मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट करके लिख लीजिएगा यहां पर, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 6 to 14 ईयर एजुकेशन फ्री करी दी है इन्होंने, कंपलसरी भी बोल सकते हैं, फ्री एंड कंपलसरी। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए इन्होंने चाइल्ड कंपलसरी एजुकेशन टू द चाइल्ड ये कर रखा है इन्होंने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 24 पे, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। जैसे कि मैंने आपको बताया है चाइल्ड लेबर, यानी इन्होंने जब बोल दिया है कि भाई 6 to 14 तक हम एजुकेशन देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, और कंपलसरी है एजुकेशन लेना, लिटरेसी रेट बढ़ाना है, लिटरेसी तो बहुत हो रही है। तो 24 जो आप इनका कहता है, इसको रफ कर देते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 24 कहता है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब कि आप
बच्चों से काम नहीं करा सकते इन एनी एट एनी कॉस्ट। अगर आपने बच्चों से काम कराते हो, अगर आप किसी फैक्ट्री में या कोई भी ठेकेदार है, कोई भी एक मैनेजर है, वो पाया गया, ही और शी विल बी अरेस्टेड एज सून एज, मतलब कि जल्द से जल्द वो अरेस्ट हो जाएगा अगर उसने बच्चों से काम कराया। ये आर्टिकल नंबर 24 बच्चों को अधिकार देता है कि चाइल्ड लेबर इंडिया में बैन है, चाइल्ड लेबर नहीं है। और आर्टिकल नंबर 25 के ऊपर चलते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। आपका आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम, मतलब कि आप बाध्य नहीं है, एम्फिसाइज नहीं कर सकता, आपको कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता कि आप हिंदू धर्म चुनो, मुस्लिम धर्म चुनो, सिख ईसाई, जो भी आपका मन करे, बिल्कुल फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। ये आपका आर्टिकल नंबर 25 आपको हटा देता है फ्रीडम टू कंडक्ट अ रिलीजन, और मतलब कि फ्रीडम है आपका फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, मतलब आपको कोई एम्फिसाइज नहीं कर सकता, दबाव नहीं बना सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता आपको, मतलब कि आपको मुस्लिम बनना है या मुस्लिम से हिंदू में आना है, मतलब ऐसे इस तरीके का कोई भी दबाव नहीं है। आप फ्री हो, आप जिस रिलीजन चाहो उस रिलीजन को मतलब अपना सकते हो, उस रिलीजन की पूजा कर सकते हो। ऐसा कोई बैन नहीं है कि अगर ये इस करिए तो इसी ही करेगा, मतलब कि फ्री हैं आप, जो आपका मन करे, जिस भी भगवान जिस भी रिलीजन की पूजा करने का आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 26 बताता हूं। आर्टिकल नंबर 26 भी सेम यही बात करता है, फ्रीडम टू कंडक्ट अ रिलीजन प्रोग्राम, मतलब फ्रीडम टू कंडक्ट ए रिलीजियस प्रोग्राम। आप कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल ही शांति से, कोई भी आपको उसके लिए मना नहीं करेगा। आपको कीर्तन करना है, जागरण करना है, कुछ भी करना है, पीसफुली करें विदाउट टेकिंग आर्म्स, मतलब कि आर्म्स और एमिनेशंस को बिना हाथ मतलब कैरी करें। आप आराम से अपनी मीटिंग्स को, जो भी रिलीजियस से रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह रहती हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब आर्टिकल नंबर 26 के हो चुका है, 27 देखते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? एवरी रिलीजन एंड इट्स 10 फ्री कर देता है आपको। सेम देखिए, इसमें आर्टिकल नंबर 25 ने भी रिलीजन के बारे में बात करी है, 26 ने भी रिलीजन के बारे में बात करी है, और 27 भी रिलीजन के ही बारे में बात करेगा, और 28 भी हम रिलीजन के बारे में ही पढ़ेंगे। एवरी रिलीजन एंड एक्सपेंस विल बी कंसीडर 10 फ्री। इसमें है एवरी रिलीजन एंड इट्स एक्सपेंस इज टैक्स फ्री, मतलब इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखते होंगे आप लोग, मंदिर का जो ट्रस्ट आता है उसके ऊपर सरकार का कोई भी दबाव नहीं रहता, कोई भी इंफिसाइज नहीं रहता कि आप टैक्स भरें। मंदिर की समितियां वगैरह होती हैं तो इनके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, ये टैक्स मतलब टैक्स फ्री है। 27 आर्टिकल ये कहता है, और 28 आर्टिकल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल जो कहता है, अगर ये आप कहीं भी देखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको करते हो कोई पाया गया, तो इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट जो है हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हमारे सर्वेंट्स हैं, यानी रिलीजियस एजुकेशन। आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते, मतलब कि रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। रिलीजियस एजुकेशन cannot give in any इंस्टीट्यूट, मतलब कि ये रिलीजियस जो आपकी एजुकेशन है कैन नॉट प्रोवाइड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि जैसे कि आप ये मान लो आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो और वहां आपको कोई किसी धर्म के बारे में शिक्षा दे रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो वो भारत सरकार से और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उसके मुताबिक सजा पाएगा। और इस चीज का बहुत ध्यान रखें आप, आर्टिकल नंबर 28 का।
काफ़ी लोगों को धर्म के नाम पर इसमें इस आर्टिकल ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत से लोग आज के टाइम में जो यूथ है ज़्यादातर, मतलब क्या मान लो 6 से 10 12 14 साल तक के बच्चे, उन्हें धर्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। जबकि उन्हें तो ये शिक्षा देनी चाहिए कि क्या नाम है कि आपके एजुकेशन के बारे में लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए उन्हें। तो भैया की शिक्षा देने पर बैन है इसमें। और 29 हम पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, इसको रफ कर देते हैं। 28 तक हो चुका है। ट्वेंटी नाइन जो आर्टिकल अब कहने वाला है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। 29 है कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चर से और एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स के बारे में आपका ये 29 जो है आर्टिकल, ये आपको बताएगा। इसके अंदर हम बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट का काफी ध्यान रखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड फॉलो एंड डेवलप एनी कल्चर लैंग्वेज कस्टम्स एंड फॉलो डेवलप एनी कल्चर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 30। ये भी सेम है, मतलब कि ये है माइनॉरिटीज के एजुकेशन से रिलेटेड, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू गेट एजुकेशन, टू माइनॉरिटीज टू गेट एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, 29 और 30 में आपको बता ही चुका हूं। और मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब कि जो हमारा आर्टिकल ये आपका शायद इसमें 31 रह गया। आर्टिकल नंबर 31 आपका जो है इसमें, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था आर्टिकल नंबर 31 के बारे में, मैंने आपको 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था, जिसमें कि 6 हैं। और इसमें है मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। आर्टिकल नंबर 31 डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 एज पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आर्टिकल नंबर 32 कहता है एज पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जिसमें कि जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा ही है, एज पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है इसको, आर्टिकल नंबर 32 को। और इसके बाद ये 32 हो चुका है। अब हम मूव करते हैं 33 पर, इसको हम रफ कर देते हैं। बच्चे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 33 आपका जो है, आर्टिकल नंबर 33 द मेंबर ऑफ फोर्स और द मेंबर ऑफ फोर्सेस हैव मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर्स, ये है इसमें है। मतलब कि ये आपको बता देता हूँ, द मेंबर ऑफ आर्म्ड forces or the member of armed forces or the member or the force has maintained
द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस और द आर्म फोर्स मेंबर ऑफ फोर्स मेंटेन चार्ज विद पब्लिक ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, 33 यही है आपका, और 34 में इन्होंने पार्लियामेंट के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 34 में भी इन्होंने ज्यादा कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया नहीं है। आर्टिकल नंबर 34 में आपको बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 34 में ये आपको कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 34 में आपको बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट वाइल म्यूचुअल लॉ इज फोर्स्ड इन एनी एरिया। यानी मतलब कि आर्टिकल नंबर 34 आपको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कोई आपको राइट्स, जैसे कि आपकी सारी राइट्स हैं और मार्शल मतलब कोई भी डिफेंस वगैरह कोई भी रूल लग गया है तो वो आपकी सारी राइट्स को खारिज कर देगा, यानी कैंसिल कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिंपल सा ये है आपका रूल है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्म बाय दिस पार्ट वाइल restrictions on rights by this part by this restrictions on rights confirmed by this part while martial law is enforced in any area। मतलब अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो आपका सारी राइट्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगी। while martial law enforced in एनी एरिया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। 34 में कह रहा है कि कोई कभी भी मार्शल लॉ लगा देती है कंट्री या जो वहां के प्रधानमंत्री जो भी हैं तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, मतलब सब कंसर्न के ऊपर पूरी फंडामेंटल राइट्स जो है आपकी खारिज कर दी जाएंगी। और इसमें 34 हो चुका है, 35 के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 35 जिसे हम 35 बोलते हैं। आर्टिकल 35 में कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी टू गिव इफेक्ट ऑन दिस पार्ट। ठीक है दोस्तों, 33, 34, 35 मैं आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ तक आज मुझे पढ़ाने थे आपको पढ़ा ही चुका हूँ 12 से लेके 35 तक। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपके समझ में आ ही गया होगा, सारे आर्टिकल्स आप ने नोट कर ही लिए होंगे और अच्छे से याद कर लेना। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। और जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट्स और आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने डेस्परेट हैं उनको चैनल का लिंक जरूर भेजें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, टाटा, गुड बाय।